हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, अभी एक रिसर्च आई है सामने आईआईटी रुड़की की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि गंगा नदी जो है उसमें जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है या मतलब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके वजह से उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ जो पॉल्यूशंस का लेवल है उसके बढ़ने से या प्लास्टिक का जो पॉल्यूशंस उसके बढ़ने से जो भौम जल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में रिसर्च अभी वो किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो गंगा नदी है वह कहाँ से शुरुआत होता है इसका। तो मुख्य रूप से जो गंगा नदी को अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी का जो शुरुआत होता है उसका मेन सोर्स आप अगर आप देखेंगे तो चार जगह से होता है। वो चार जगह कौन कौन सा है? तो पहले तो एक, जैसे आप जाएंगे अगर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। तो बद्रीनाथ से एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। यह अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती चली जाएगी और लास्ट में इसमें आके मिलेगी एक नदी जिसका नाम होगा भागीरथी नदी। अब यही दोनों जब मिलेंगी कहाँ पे? आपके देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग कहाँ पे पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पे दोनों जब मेट करेंगी तब इनका नाम होगा जाके गंगा। इससे पहले इसका नाम गंगा नहीं होता है, इसमें अलग अलग जो नदियाँ हैं उनका सोर्स आके ग्लेशियर से मिले होते हैं। अब इसमें से अगर आप देखेंगे, जैसे अलकनंदा में मंदाकिनी नदी जब आके मिलती है, कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो ये रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग या देवप्रयाग या जो विष्णु प्रयाग है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो वहाँ पे कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है। ठीक वैसे नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा में, तो वो कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग में। फिर पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा से ही आके मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर उसके बाद से विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा, और देव प्रयाग में एटलिस्ट आके मिलती है भागीरथ नदी। तब जाके यानी इस अलकनंदा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियां, यानी एक दो तीन चार, धौली गंगा, पिंडार, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये सभी नदियां जो है मिलती हुई आती है। और जब ये देव प्रयाग में पहुंचती है तो उधर से एक किनारा जब भागीरथ के नाम से आता है, वह मुख्य रूप से जब इसमें मिलता है गंगा में, तब मतलब इस अलकनंदा में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग में गंगा हो जाता है। अब यह उसके नीचे जब है शिवालिक की पहाड़ियों से उतरती हुई गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आती है, जब हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है वहां से जब आगे बढ़ती है तब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद अगर जैसे पूछता है नदी की ट्रिब्यूटरी जो पूछता है, जैसे दो तरह का ट्रिब्यूटरीज पूछा जाता है, एक लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। तो लेफ्ट और राइट बैंक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट बैंक कौन है और राइट बैंक कौन है। तो नदी का फ्लो जिधर होगा, जैसे गंगा नदी इधर से निकल रही है, इसका फ्लो सीधे जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ इसका फ्लो होगा, तो जिस दिशा में ये चल रही है तो उसके अगर आप देखेंगे बियॉन्ड, तो इसमें एक क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इधर से जितनी भी नदियां आके मिल रही होंगी वो सभी के सभी कौन सी नदियां हैं? लेफ्ट से इसकी सहायक नदी हैं। और इधर से जितनी भी आके मिलेंगी वो सभी की सभी कौन सी हैं? राइट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है। दूसरा चीज, जैसे पिछले वर्ष यूपीएससी ने पूछा हुआ था यहाँ से कि इसमें जैसे सबसे पहले जो आके नदी मिलती है लेफ्ट बैंक से, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रामगंगा। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो सबसे पहली नदी मिलती है रामगंगा। रामगंगा के बाद से आपकी मिलती है कौन सी? गोमती, जिसके किनारे लखनऊ के किनारे लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है। उसके बाद से अगर आप जाएंगे तो कोसी मिलती है, सॉरी कोसी, कोसी नहीं, काली नदी मिलती है। ठीक वैसे ही अगर इधर से अगर आप देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है राइट बैंक से, वो कौन है? यमुना है। और यमुना की ही बहुत सारी सहायक नदियां आप देखेंगे, केन हो गया, बेतवा हो गया, इवन चंबल हो गया। ठीक है। ये सभी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। ठीक। इसी दिशा में आगे, अच्छा काली नदी ही जब ये आती है अयोध्या साइड में आती है तो उसका नाम सरयू नदी हो जाता है। ठीक ना। तो ये भी जाके एटलीस्ट मिल जाती है। फिर उसके बाद से गंडक आके, जैसे जो गंडक नदी है उसका नाम होता है, नेपाल से वो निकलती है तो वहां पे उसका नाम होता है नारायणी नदी। जब यहाँ के मेट होती है तो ये उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो गंडक इसका नाम हो जाता है। ठीक। बूढ़ी गंडक आके मिलती है लेफ्ट से। फिर उसके बाद से आके इधर से अगर आप देखेंगे तो सोन नदी भी आके इसमें क्या होती है? राइट बैंक से मिलती है। और फिर ये जाके पश्चिम बंगाल में एक इसका फ्लो जो है दामोदर नदी आके यहाँ पे मिलती है हुगली में, और दूसरा फ्लो जो है वो पद्मा के नाम से चला जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वहां पे जो जमुना होता है, जमुना का मतलब वास्तव में ये यमुना नहीं, वो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है
जमुना। तो उससे जब ये मेट होती है तब उस दोनों की धाराएं मिलकर, और उधर से बराक नदी भी आती है, असम वाला जो क्षेत्र है, नागालैंड वाला जो क्षेत्र है, उससे आके जब मिलती है बांग्लादेश में, तब इसका सभी का मिल के ये धारा एक बनाती है, जिस धारा का नाम है मेघना। और मेघना के नाम से तब ये बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है, और विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, और सुंदरबन का डेल्टा उसका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी तर्क है। सुंदरी वृक्ष वहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, मैग्रोव ज्यादा हैं वहाँ पे। ठीक है, ये और भी बहुत सारी जो तर्क हैं जिसके कारण उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। तो हम लोग जो फिलहाल अभी गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी के बारे में रिसर्च आया हुआ था। रिसर्च यही था कि चूंकि जो हिंदकुश हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर्स जब पिघलता है, अब ग्लेशियर्स मेल्ट कब होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर होता मतलब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे मेल्ट होता है। अब एक समय में, जैसे एक समय पहले आपने देखा होता, तो उसमें ये बताया गया था रिसर्च में कि जो अंटार्कटिका है वहाँ के 817 नाम का जो ग्लेशियर है वह सबसे तेजी मात्रा में पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो जब सबसे तेजी मात्रा में वो पिघलेगा तो क्या होगा, जो द्वीपीय देश हैं उनको सबसे ज़्यादा, या जो तटीय जो क्षेत्र है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है कि उसका जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक यही बताया जा रहा है इसमें कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग होना तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तेजी से मेल्टिंग होने के बाद से होगा क्या कि इस नदियों में आने वाले समय में कुछ समय बाद जब पूरे के पूरे ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे तो फिर नदियां जो है यह सूख जाएंगी। अब नदियां भी दो प्रकार की होती हैं, आपको पता है। एक जो होती है मानसूनी नदियां होती हैं, और एक जो होती हैं वह पूरी मतलब वर्ष भर बहती रहती हैं। वो ग्लेशियर के कारण वह उसमें से मेल्टिंग होता रहता है, वो पानी निकलता रहता है। दूसरा इसका इफेक्ट मौसम की प्रणाली पर भी पड़ता है। जैसे मौसम की, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण से क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर के बदलाव होने के कारण या ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण सीधे सीधे मौसम जो बादल का बनना, या फिर से चक्रवात का आना, या मानसून का आना, उस या न आना, फिर एल नीनो या ला नीनो की जो घटना आप देख रहे थे, यह इफेक्ट होने के कारण मौसम प्रणालियां जो है ये प्रभावित हो रही हैं। अब ये जब प्रभावित होगी तो वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अब वर्षा पर जब प्रभाव पड़ेगा तो फिर जो नदियां हैं उनके सोर्स पे, उनके जल का जो सोर्स है वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, आईआईटी रुड़की के द्वारा बताया गया है। तो आप लोग बताएंगे आईआईटी रुड़की जो है, नहीं है इस तरह, मतलब अगर दूसरे वे में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में कौन ऐसा आईआईटी है जो जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बताया गया है कि देवप्रयाग में 63.3% टोटल रिवर फ्लो कम्स था, रेनफॉल्स था। अभी जो है 14.9 जो है परसेंट वो रह गया है। तो जैसे इसमें बताया गया है फ्यूचर प्रोजेक्शन, यानी अनुमान लगाया जा रहा है भविष्य में कि 2090 के समय आते आते लगभग 57% जो स्नो मेल्टिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका कारण सीधे सीधे यही है, जब ग्लेशियर रहेंगे नहीं फिर पिघलेगा कैसे, ये उसका रिजर्व ही समाप्त हो जाएगा, साफ साफ लिखा रहा है इसमें। फिर उसके बाद से नो वाटर शॉर्टेज, फिर उसके बाद से अगर देखा जाए कि जितना भी भौम जल है या वाटर की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, इससे प्रभावित हो जाएगी। जब रेन नहीं होगा तो सीधे प्रभावित होगा। इम्पैक्ट ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स, इसका प्रभाव जो है स्नो पे और ग्लेशियर्स पे भी पड़ना दिखाई देगा। फिर हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली, तेजी से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अच्छा जितनी भी जो नदियां हैं जो आप देख पा रहे हैं हिमालयी नदियां, इसलिए अच्छा हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र को टोटल जो है एक वायुमंडलीय नदी के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग होने के कारण नदियाँ, और नदियाँ जब बहती हैं तो जो भौम जल होता है उसका स्तर बढ़ता है, स्तर बढ़ने के कारण जो वाटर सप्लाई है वो भी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो चेंज इन द रिवर फ्लो, इसमें नदियों का बहाव है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये भी सारी चीज़ें जो है प्रभावित होंगी। तो ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, इस स्टडी में बताया गया है कि अगर ऐसा चीज़ नहीं हुआ तो फिर प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि अगर प्लास्टिक का उपयोग ना छोड़ा जाए, जैसे अभी एक पहले जो आया था प्लास्टिक से संबंधित एक रिपोर्ट की, माइक्रो प्लास्टिक्स इवन जो वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है अब धीरे धीरे। इवन जो है एक लड़का जो है जो शिशु है उसके मस्तिष्क से निकाला गया है माइक्रोप्लास्टिक्स। उसका कारण है कि जो मटेरियल्स उसके बाद कंडक्ट किया जा रहा था उसके मदर के द्वारा, उसके माध्यम से पहुंचा था उसके शरीर में। तो ये कहीं ना कहीं जाके फिर से क्या होगा कि इफेक्टेड करेगा। और आने वाले वाटर रिसोर्सेज हैं इसके लिए अलग अलग जो है परियोजना भी चली। जैसे आप देखे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप देखे होंगे एक 100 रुपये का जो नोट है उस पर रानी की वाव का जो कि यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, वह उसमें दिखाया गया वो क्या है,
पानी की बहाव है क्या? जल संचय करने की एक विधि है। जैसे पहले कुओं में लोग जल संचय करते थे, अभी तो कुएं भी बहुत जगह हैं, लेकिन जल संचय भी होगा लेकिन उस तरह का नहीं है, उस लेवल का, क्योंकि उस समय लोग उसके जल का जो है वह उपयोग करते थे तो उसको स्वच्छ भी रखते थे, अब वैसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।